क्लास 10 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस में नो सोल्यूशन होगा, किस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे और किस में आपका यूनिक सोल्यूशन बनेगा। और आपको एंड में ये भी बताना है एंड इन केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन, अगर यूनिक सोल्यूशन मिलता है तो उस केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके सोल्यूशन निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो हमने स्टार्टिंग में जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो हमने कंडीशंस पढ़ी थी फॉर यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। अगर यहाँ पे अगर नो सोल्यूशन कब होता है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2, तो उस केस में नो सोल्यूशन होता है। अगर ये तीनों की तीनों रेशोज़ जो होती हैं इक्वल आ जाती हैं, उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। और अगर ये जो पहली दो रेशोज़ हैं वो आपस में अनइक्वल होती हैं, इस केस में आपका यूनिक सोल्यूशन होता है। तो हम पहले चेक करेंगे कि वेदर द इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन और नॉट, और इन केस इफ़ इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन देन वी विल गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हमने रेशोज़ निकाली। तो रेशोज़ जो है इस तरह से आई कि a1/a2 इज गोज टू b1/b2 बट नॉट इज गोज टू c1/c2। तो इन दैट केस वी विल हैव नो सोल्यूशंस, और नो सोल्यूशन के केस में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इफ़ इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन देन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब सेकंड पे मूव करेंगे। तो सेकंड पे भी इसी तरह से हमने रेशोज़ चेक की। तो रेशोज़ से पता चला कि a1/a2 इज नॉट इज गोज टू b1/b2। इन दैट केस दिस विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब यूनिक सोल्यूशन है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए हमें क्या करना होता है एग्जैक्टली, ठीक है, एक्स वाई जेड लिखना है, एक्स वाई जेड लिखना है। ठीक है, अब एक्स के अलावा जो बाकी दोनों के कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लेने हैं। ठीक है, एक्स को छोड़ दो, बाकी दोनों के कोफिशिएंट हैं 1, 2, -5, -8। ठीक है, अब वाई लिखा तो वाई वाली लाइन छोड़ दी, बाकी दोनों के कोफिशिएंट्स लिख लिए, और फिर 1 लिखेंगे और बाकी 1 मतलब ये जो लाइन है आपकी जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी दोनों के कोफिशिएंट लिखेंगे और इसके छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो x डिवाइडेड बाय -8, माइनस में -10, y डिवाइडेड बाय -15, माइनस में -16, 1/4 -3। ठीक है, तो अब इन दो इसको इसके साथ कंपेयर करके इसको इसके साथ कंपेयर करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में जब हमने चेक किया द रेशोज आर all are equal, all the ratios are coming out to be equal, then in that case you will have infinitely many solutions of the given system। तो इसके बाद फोर्थ पार्ट में देखेंगे, देन व्हेन वी हैव फाइंडिंग दीज रेशियोज देन वी आर एबल टू फाइंड दैट इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, so we need to find the solution by cross multiplication method। so we are proceeding to cross multiplication method। तो cross multiplication method में क्या करना है आपको x y and 1 लिखना है। ठीक है, एंड जब आप x लिख रहे हैं then in that case you will have to write the coefficients of y and 1। यहाँ पे आपको इन दोनों के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, x का जो कोफिशिएंट्स है उसे इग्नोर कर देना। जब आप y के लिखेंगे दैन इन दैट केस y को इग्नोर कर देना, और जब आप 1 के लिखेंगे तो इसका मतलब कांस्टेंट की जो लाइन है उसको इग्नोर कर देना है, x एंड y के कोफिशिएंट्स लिख देना है, एंड देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड यू विल गेट द इक्वेशन x/45 -21 इक्वल्स टू y/-21 माइनस में -15, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/-3 माइनस में -9। तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन। तो आपके पास जब यू हैव टू कंपेयर x/24 इज इक्वल्स टू 1/6 देन यू विल गेट द x इज इक्वल्स टू 4, एंड इफ यू कंपेयर y by -6 इज इक्वल्स टू 1/6 देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। सिमिलरली वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द सिस्टम हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस के लिए क्या होता है कि ऑल द रेशियोज आर इक्वल। ठीक है, तो हम वही चीज़ यूज़ करेंगे कि
जो फर्स्ट पार्ट है आपको ये दे रखा है और ये इक्वेशन दे रखी है, तो ऑल द रेशियोज इक्वल होनी चाहिए, तो ये सारी रेशियोज जो है इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से अब पहला और दूसरा ले लिया, ठीक है, और पहले और दूसरे को सॉल्व किया, तो यू विल गेट द इक्वेशन इन ए एंड बी। तो ए एंड बी की एक इक्वेशन आई, ए माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। एंड सिमिलरली जब आपने सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर किया, देन यू विल गेट वन मोर इक्वेशन विच इज रिलेटेड टू ए एंड बी, देन 2a माइनस 4b विल बी इक्वल्स टू 6। आपके पास a इज इक्वल्स टू 5b आ गया है एंड वन इक्वेशन इज 2a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 6। देन you can use substitution method to get the values of a and b as well, but they are saying कि you have to find the solution by cross multiplication method. So we are taking a and b as the variables like in previous questions. So you need to write a, b and minus 1 there, and when you are taking the coefficient, when you are taking a, then you are ignoring the coefficients of a, you are ignoring the coefficients of a. Basically the equations are this one and this one. You are ignoring the coefficients of a, it means you have to write the coefficients of b and the constant one, ठीक है. Similarly b and similarly minus 1. Then you have to cross multiply these. Cross multiply करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी. इस तरह की इक्वेशन से जब आप कंपेयर करेंगे a को लास्ट वाले से एंड b को लास्ट वाले से, देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. तो इसी तरह से आपको सेकेंड पार्ट में भी k की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशंस, ठीक है. तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन के केस में आपकी ये जो दोनों रेशियोज होती हैं इक्वल होती हैं, बट द लास्ट 2 वंस आर नॉट इक्वल. तो पहली दो को इक्वल रख के k की वैल्यू निकाली, देन यू विल गेट k इज इक्वल्स टू 2. एंड जब आपने दूसरी दो को नॉट इक्वल करके सॉल्व किया, देन यू विल गेट k इज इक्वल्स टू -2. इसका मतलब k की वैल्यू 2 तो हो सकती है लेकिन -2 नहीं होगी, उस केस में यू विल गेट नो सॉल्यूशंस, ठीक है. तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोसीड करते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग बाय सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. आपको दोनों से ही सॉल्व करके दिखाना है. तो आई एम स्किपिंग सब्सटीट्यूशन मेथड, we are going to solve by cross multiplication method only, but you need to solve by substitution as well, because they are saying substitution and cross multiplication. already हम लोग substitution कर चुके हैं, तो cross multiplication ही करेंगे, ठीक है. तो substitution में आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हो और फिर दूसरे की निकाल सकते हो. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि सारे के सारे कोफिशिएंट को आप राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, देन एक्स वाई एंड 1 लिख लेंगे, एक्स वाई एंड 1 लिख लेंगे. और उसके बाद जब आप एक्स के कोफिशिएंट, जब मैं आप एक्स की बात कर रहे हैं तो बाकी दोनों कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे, जब वाई की बात कर रहे हैं तो बाकी दोनों बचे हुए लिखे जाएंगे, एंड जब 1 की बात कर रहे हैं तो बाकी दोनों बचे हुए लिखे जाएंगे, ठीक है. देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आफ्टर कंपैरिजन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 में आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है. वर्ड प्रॉब्लम्स में देखेंगे, पहला पार्ट है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन द फूड इन द मैश. तो कुछ तो हॉस्टल का मंथली चार्ज फिक्स है और बाकी जो बचा हुआ है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने दिन उसने खाना खाया है मैस से, ठीक है. तो स्टूडेंट ए जो है वो 20 दिन खाना खाता है एंड शी पेज 1000 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज, वेर इज द student B who has taken 26 days hostel rent, 26 days फूड लिया है उसने और उसने इतने रुपीज़ पे किए हैं एज अ हॉस्टल चार्ज, ठीक है. तो कुछ तो अमाउंट फिक्स है, कुछ फूड का लगता है, ठीक है. तो जो अमाउंट फिक्स है उसको हमने x मान लिया, ठीक है. जो अमाउंट फिक्स है उसे x मान लिया एंड अदर वन इज़ y. तो 20 दिन खाना खाया है तो 20 दिन y लगेगा, ठीक है. फूड का चार्ज y लगेगा एंड फिक्स्ड वाला तो लगेगा ही. तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1000 एंड फिक्स तो लगेगा ही, और दूसरे वाले ने 26 डेज खाया है तो x प्लस 26y विल बी इक्वल्स टू 1180, ठीक है. तो यू विल हैव टू इक्वेशंस इन x एंड y. सो सिमिलरली वी विल बी फाइंडिंग द सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. So you need to write x, y and -1. When we are writing -1, it means the coefficients are in the right hand side, and when we are writing +1 here, it means the coefficients are in left hand side. So यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर -1 यहाँ पे आप लिख रहे हो तो -1 अगर आप लिख रहे हो तो जो कोफिशिएंट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे
सॉरी राइट हैंड साइड में रहेंगे, इक्वल्स टू की दूसरी साइड में रहेंगे। लेकिन +1 लिख रहे हो तो इसका मतलब कोफिशिएंट्स जो होंगे वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स को हमने चेंज नहीं किया, जैसी इक्वेशन थी वैसी ही रही, तो यहाँ पे -1 रहेगा। अगर आप इस साइड लेके जाते तो यहाँ पे +1 आता। सो एक्स के नीचे वो दोनों कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं जो कि एक्स के नीचे वो दोनों कोफिशिएंट लिखे जाते हैं जो कि एक्स की लाइन में नहीं आते, बाकी दोनों लिख देते हैं, ठीक है। वाई के नीचे वाई वाले छोड़ के और -1 के नीचे इसका मतलब कांस्टेंट वाले छोड़ के बाकी दोनों। तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स इज 400 एंड वाई इज 30। सिमिलरली प्रोसीडिंग टू द पार्ट 2 ऑफ दिस, so fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it's become 1/4 when 8 is added to the denominator। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज में ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फ्रैक्शन को मान लिया x/y एंड अगर मैं न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो इट्स इक्वल्स टू 1/3। तो आपने सॉल्व किया तो यू विल गेट 3x - y इज इक्वल्स टू 3। एंड बाय सेकेंड कंडीशन it's saying if you add 8 in the denominator then the fraction will convert it into 1/4, so the equation will convert it into 4x - y is equals to 8। so you have two equations now, equation 1 and equation 2। now by cross multiplication method what you have to do is, if you are writing the coefficients in left hand side then you need to take +1 here, and if you are writing the coefficient in right hand side then you have to take -1 here। so यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही जो हमने लास्ट में किया, कोफिशिएंट एक्स की जब बात कर रहे हैं तो आप कांस्टेंट एंड वाई के कोफिशिएंट लिखेंगे। वाई की बात कर रहे हैं तो वाई को छोड़ के सारा लिखना है। -1 की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट को छोड़ के सारा लिखना है। देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -8 माइनस में -3 विच इज इक्वल्स टू +3 एंड y डिवाइडेड बाय 12 - 24। सिमिलरली -1 अपॉन -3 + 4। यानी आफ्टर द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, एंड आफ्टर द कंपैरिजन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड वन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। so you have x is equals to 5 and y is equals to 12, so the fraction will be equals to 5/12 only, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। तो यश scored 40 marks in the test, 3 marks for the each right answer and 1 negative for wrong, and 4 marks are awarded for each correct answer and 2 marks are deducted for each incorrect answer, ठीक है। then यश would be scored 50 marks। वो कह रहा है कि 40 मार्क्स का टेस्ट है, यस जो है 40 मार्क्स स्कोर करेगा अगर 3 मार्क्स दिए जाते हैं हर सही आंसर के और 1 मार्क्स काट लिया जाता है हर रॉन्ग आंसर के। लेकिन अगर 4 नंबर दिए जाते हैं हर सही आंसर के और 2 नंबर काट लिए जाते हैं हर गलत आंसर के, तो जो यस स्कोर करेगा वो 50 स्कोर करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसने सही मार्क किया उनको x मान लिया, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने गलत मार्क किए हैं वो उनको y मान लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनके राइट आंसर्स हैं वो x है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनके रॉन्ग आंसर हैं वो y है। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, x + y हो गए। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, इफ़ 3 जो है सही के लिए मिल रहा है तो इसका मतलब 3x जो है सही नंबर हुए, मतलब प्लस में होंगे, और 1 जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो -y आया है इसीलिए, ठीक है, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट होगा टोटल में से। देन यश का कितना स्कोर रहता है, यश का स्कोर रहता है 40। सिमिलरली अगर -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 मिलता है हर रॉन्ग आंसर के लिए, देन यश विल हैव 50, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, तो हम कोफिशिएंट्स को जहाँ थे वहीं रख रहे हैं, तो -1 लेना पड़ेगा आपको। एंड यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 15 आ गया एंड y इज इक्वल्स टू 5 आ गया। अब क्वेश्चन में एंड में कोई क्या पूछा है एक बार वो भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एंड में पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर इन द टेस्ट। तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए, क्योंकि x जो उसने 15 है वो सही किए हैं और 5 गलत किए हैं, तो टोटल क्वेश्चन विल बी इक्वल्स टू 20।